स्क्रीन पे आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। बाईं ओर ईरान में साउथ पार्स गैस फील्ड जल रहा है और दाहिनी तरफ कतर की रास लफान एलएनजी फैसिलिटी में आग लगी हुई है। कतर अपने यहाँ से 2500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, लेकिन इस आग की आंच हमारी रसोई तक भी आ सकती है। हम पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा समय से गैस सिलेंडर की मारामारी और कालाबाजारी की खबरें देख रहे हैं। हमने होटल रेस्तरां के बंद होने की खबरें देखी हैं और एलपीजी से लकड़ी के चूल्हे पर शिफ्ट होने की खबरें और तस्वीरें भी देख ली हैं। सरकार ने चारों तरफ हाथ पैर मारकर घरेलू सिलेंडर पर काबू पाने की कोशिश की है, लेकिन पिछले 24 घंटे में वेस्ट एशिया में जो कुछ घटा है उसका असर अगर भारत पे पड़ा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? कतर और अरब देशों की गैस फील्ड पर हमले भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट क्यों है? और ईरान वॉर अगर ऑयल वार की तरफ बढ़ा, जिसकी आशंका जताई जा चुकी है, तो आने वाले समय में तेल और गैस का कितना बड़ा संकट होने वाला है? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस खबर के साथ ये भी जानेंगे कि अमेरिका की जांच एजेंसी ने किस भारतीय के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। यूट्यूबर एल्विश यादव पर जो उन पर केस था उस पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। और साथ ही जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने असम और पश्चिम बंगाल चुनाव में किन बड़े नामों पर, किन सीटों पे दांव लगाया है। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Rajnigandha, Candid, Sensodyne DSP and Goldi Masale। चौदह मार्च केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया और कहा कि जिसके पास पाइप्ड गैस कनेक्शन है और एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन भी है, उसे एलपीजी को सरेंडर करना होगा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि बीते कई दिनों से एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग गैस एजेंसी के बाहर लाइनें लगा रहे थे। लोगों का कहना था कि सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, क्या करें। सरकार ने कहा कि लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, माने सिलेंडर आगे नहीं मिलेगा, इस डर से ज्यादा बुकिंग कर रहे हैं, इसलिए पीएनजी को बढ़ावा दिया गया। 13 मार्च को ही सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि देश में 60 लाख घर ऐसे हैं जहां पाइप्ड गैस लाइन मौजूद है। ये लोग अगर सिलेंडर छोड़ पीएनजी में शिफ्ट हो जाएं तो एलपीजी पर प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन बीते 24 घंटे में ईरान और अरब देशों के गैस भंडारों में जो कुछ घट रहा है उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या आने वाले समय में पीएनजी यानी पाइप्ड गैस हमारे घरों तक पहुंच भी पाएगी। ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं, इसको समझने के लिए आप सिलसिलेवार ढंग से एक घटनाक्रम देखिए, समझिए। कल यानी 18 मार्च को इजराइल ने ईरान की नेचुरल गैस फील्ड साउथ पार्स पे हमला किया। साउथ पार्स दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है। इस हमले के पहले ना तो इजराइल और अमेरिका की तरफ से और ना ही ईरान की तरफ से ही किसी भी तेल या गैस भंडार पे हमला किया गया था। लेकिन तेल अवीव के इस अटैक के बाद, इजराइल द्वारा किए गए इस अटैक के बाद युद्ध की दिशा और दशा पूरी तरह से बदल गई। इस हमले के बाद ईरान ने अपने पड़ोसी देशों को धमकी दी है कि वे खाड़ी क्षेत्र में स्थित अपनी अपनी ऊर्जा प्रतिष्ठानों को खाली कर दें, क्योंकि हमला होने वाला है। और इसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया। कतर की रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पे ईरान ने आज सुबह हमला किया। कतर ने कहा कि ईरानी मिसाइलों ने उनके देश के सबसे महत्वपूर्ण गैस फैसिलिटी रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पे हमला किया, जिससे काफी नुकसान हुआ। इसे सिग्निफिकेंट डैमेज कोट एंड कोट बताया गया है। ईरान रुका नहीं, कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर भी हमला किया। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने बताया कि कुवैत सिटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर मौजूद इस रिफाइनरी की एक चालू यूनिट पर ड्रोन गिरने के बाद आग लग गई। अगला नंबर यूएई का हबशान गैस फैसिलिटी पे ईरान का अटैक हुआ। यूएई के अधिकारियों ने बताया कि ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, मिसाइलें रोकी गई हैं, जिससे कुछ घटनाएं हुई, कोई घायल नहीं हुआ है, कार्रवाई की जा रही है। सऊदी अरब के यनबू पोर्ट में स्थित सैमरेफ रिफाइनरी में भी एक ड्रोन गिरा। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह रिफाइनरी सऊदी अरामको की है। मंत्रालय के मुताबिक कितना नुकसान हुआ है इसका भी आकलन ही किया जा रहा है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। इस घटना को ऐसा समझिए कि 5 देशों के बड़े गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 24 घंटों में हमला हुआ है। और ये वो देश हैं जो दुनिया भर को गैस मुहैया कराते हैं। ये वो देश हैं जो भारत को भी गैस भेजते हैं, जिससे हमारे घरों में चूल्हा जलता है और सीएनजी से गाड़ियां चलती हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का काम चलता है और इसमें हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है कतर, जिसकी कोर एलएनजी प्रोसेसिंग साइट पे आज सुबह हमला हुआ। रास लफान पर हमले का असर दुनिया भर में एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसकी सप्लाई पर पड़ने की आशंका है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत अछूता नहीं रहेगा। कतर की कंपनी कतर एनर्जी के ज्यादातर एलएनजी प्लांट्स, गैस को लिक्विफाई करने वाली यूनिट्स और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर
रास लफान में ही मौजूद हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यह गैस फील्ड अकेले दुनिया को एलएनजी का करीब 5वां हिस्सा सप्लाई करता है। कतर एनर्जी ने बताया कि 18 मार्च 2026 को रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर पहले हमले में पर्ल जीटीएल यानी गैस टू लिक्विड, जीटीएल का फुल फॉर्म, इस प्लांट को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद 19 मार्च की सुबह उनके एलएनजी प्लांट्स, कई सारे एलएनजी प्लांट्स पर मिसाइल से हमला किया गया, जिससे बड़ी आग लगी और ज़्यादा नुकसान हुआ। यह खबर भारत के लिहाज से कतई अच्छी नहीं है, क्योंकि कतर भारत को एलएनजी सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत को जितनी नेचुरल गैस चाहिए उसका करीब आधा हिस्सा हम इंपोर्ट करते हैं, और इस इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा कतर से आता है। कतर के रास लफान से ही आता है, जहां ईरान ने हमला किया वहां से आता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में भारत ने 27 मिलियन टन एलएनजी इंपोर्ट की थी, जिसमें से 11.2 मिलियन टन यानी पूरे इंपोर्ट बास्केट का 41.4% कतर से आया था। लेकिन अब दिक्कत यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद होने की वजह से कतर एनर्जी की गैस सप्लाई पे असर पड़ा है। पश्चिम एशिया से एलएनजी भारत नहीं पहुंच पा रही, और इसी कारण भारत के कुछ उद्योगों के लिए गैस सप्लाई कम हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि अगर हालात सुधर जाएं तब क्या गैस की सप्लाई पहले जैसी हो जाएगी, और क्या रास लफान में हमले के बाद कतर से आने वाली गैस उसी मात्रा उसी दाम में भारत पहुंच पाएगी? अभी तक जो असर दिख रहा है वो सप्लाई चेन की समस्या है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से कई तेल और गैस से भरे जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं और बहुत कम ही बाहर निकल पा रहे हैं। और अगर आगे चलकर तेल, गैस और एक्सपोर्ट वाले बड़े ढांचे पर हमले बढ़े तो क्या बड़ा सप्लाई संकट अभी सामने आना बाकी है, ये समझना जरूरी है। यहां एक बात क्लियर कर देते हैं आपको, कतर और दूसरे अरब देशों के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमले में नुकसान कितना हुआ है, इस बारे में पुख्ता जानकारी तो अभी तक सामने नहीं आई, इसलिए कयास नहीं लगाने जाने चाहिए। लेकिन एनर्जी सेक्टर पर नजर रखने वाली संस्थाएं और विशेषज्ञ गंभीर सवाल जरूर उठा रहे हैं। अल जजीरा ने इस पूरे डेवलपमेंट पे एक खबर छापी है, हेडिंग लगाई, कुड ऑयल हिट $200 अ बैरल, एनालिस्ट नो लॉन्गर थिंक इट इज फार फिच्ड। माने क्या तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है? विश्लेषकों को अब यह बात असंभव सी नहीं लगती है। 18 अप्रैल को पश्चिम एशिया में ऊर्जा के भंडारों पर जो बम बरसाए गए, उसके बाद कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल तक जा पहुंची। इससे पहले 13 मार्च को कच्चा तेल $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। ऑयल मार्केट एनालिसिस करने वाली कंपनी वांडा इनसाइट्स की संस्थापक वंदना हरी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में अल जजीरा ने लिखा है कि ओमान और दुबई में कच्चा तेल पहले ही $150 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर चुका है, इसलिए $200 प्रति बैरल पहुंचना अभी बहुत दूर नहीं लगता है। इंडस्ट्री पब्लिकेशन रिगजोन के प्रेसिडेंट चैड नॉरविल, उनके हवाले से अल जजीरा ने लिखा, अगर बाजार को यह भरोसा हो कि सप्लाई जो है वो डिमांड को पूरा कर देगी तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व और रिप्लेसमेंट बैरल कीमतों को स्थिर रख सकते हैं, लेकिन अगर हॉर्मुज के रास्ते होने वाली सप्लाई में लंबे समय तक कोई बड़ी रुकावट रहती है तो कीमतें $100 से काफी ऊपर, यहां तक कि $200 के करीब भी पहुंच सकती हैं। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। Feel the relief with Sensodent DSP। केंद्र सरकार ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार यह आश्वासन देती आ रही है कि भारत के पास पर्याप्त तेल है, और फिलहाल न तो तेल की कमी होने वाली है और न ही तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। लेकिन अगर युद्ध खिंचता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते पर रुकावट जारी रहती है, तो भारत कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के असर से अछूता नहीं रह पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। भारत अपनी जरूरत का 88% से ज्यादा कच्चा तेल, 60% एलपीजी और करीब 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। इनका बड़ा हिस्सा इसी वेस्ट एशिया से आता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत आता है, और हाल के महीनों में भारत के करीब 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात इसी रास्ते से हुआ है, जो कुल आयात का लगभग आधा ही है। लंबे समय का औसत करीब 40% है। ये तेल मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आता है, वहां से निकलता है। और अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण भारत ईरान से तेल नहीं खरीदता है। एलएनजी और एलपीजी के मामले में भारत की इस रास्ते पर निर्भरता और भी ज्यादा है। करीब 60% एलएनजी और करीब 90% एलपीजी सप्लाई हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आती है। यही वजह है कि देश में एलपीजी की सप्लाई को लेकर पहले से ही संकट दिखा, और इस सब के बीच पिछले 24 घंटों में जिस तरह से मिडिल ईस्ट वॉर नई करवट ले रही है, इस बात की आशंका भी जताई जा रही है एलएनजी को लेकर भी आने वाले समय में समस्या हो सकती है। बड़ी खबर में इतना ही, बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पहली सुर्खी, अमेरिका से खबर आई है, इस बार बवाल का कारण अमेरिकी नहीं है। फिलहाल वहां की FBI जो है वो एक कल्पेश कुमार रसिक भाई पटेल नाम के आदमी को ढूंढ रही है। कल्पेश भारतीय नागरिक हैं। आरोप है कि वो 2017 से 2021 के बीच लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे ऐंठ रहा था। बाकायदा एक फ्रॉड गिरोह चलाने का उस पर इल्ज़ाम लगा है। अमेरिका की जांच एजेंसी माने FBI पूरी शिद्दत से उसे ढूंढ रही है। एजेंसी ने बाकायदा एक पोस्टर निकाला है, टेक्निकली जिसे लुकआउट नोटिस कहते हैं। इसमें कल्पेश को भगोड़ा लिख दिया गया है। FBI का कहना है कि जिसे भी कल्पेश की लोकेशन पता चले फ़ौरन संपर्क करें, या तो FBI ऑफिस को तुरंत सूचित करें या फिर अमेरिकी दूतावास को जाकर बता दीजिए। जैसे अपने यहाँ डिजिटल स्कैम होता है, कुछ वैसा ही काम कल्पेश ने किया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। 35 साल का कल्पेश पहले एक पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट था। FBI की माने तो कल्पेश का गिरोह लोगों को फ़ोन करके डराता था, उनकी प्राइवेट जानकारी लीक करने की धमकी देता था। डर सबको लगता है, डर के मारे लोग दिमाग चलाना भूल जाते हैं। और फिर ये तो अमेरिका था, उनके तो राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप हैं। घबराए हुए लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड की डिटेल शेयर करने लगते हैं और इस तरह डर दिखाकर उनके सारे पैसे डॉलर ऐंठ लिए जाते थे। यह सिलसिला 4 सालों तक चलता रहा, लेकिन 2023 में केंटकी की एक कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। आरोप लगा पैसे की हेरी फेरी का, साजिश रचने का। एजेंसियों का मानना है कि वो अमेरिका के इलिनॉइस या पेंसिल्वेनिया में कहीं छुपा हुआ है। फिलहाल तलाश जारी है। आज की आखिरी सुर्खी है एक शख्स से जुड़ी हुई। ये शख्स बहुत खुश होगा, होना भी चाहिए। 2.5 साल से जिन आरोपों को वो झेल रहा था उसमें उसे बड़ी राहत मिली है। राहत दी है देश की सबसे बड़ी अदालत ने। बात एल्विश यादव की हो रही है। उन पर सांप के जहर को नशे और एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। कोर्ट कचहरी का केस बना, जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन आज उनके खिलाफ सांप के जहर वाले मामले को खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह इनकी बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने पाया कि एल्विश के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने FIR को रद्द कर दिया। कोर्ट का कहना है कि एल्विश के खिलाफ हुई शिकायत में खामियां थी, लिहाजा वो कानून की नज़र में नहीं टिकती थी। बेंच ने कहा कि एल्विश के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शिकायत अधिकृत व्यक्ति की ओर से दाखिल नहीं की गई थी। साथ ही कुछ आरोप एक पुराने केस से जुड़े थे जिसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो चुकी है। याद दिला दें कि एल्विश के खिलाफ मामला नवंबर 2023 को दर्ज हुआ था। आरोप था कि नोएडा में एक रेव पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल मनोरंजन और नशे के लिए किया गया, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्राइम है। गिरफ्तारी मार्च 2024 में हुई थी। कुछ दिनों में एल्विश यादव को जमानत मिल गई थी, लेकिन कोर्ट कचहरी में केस चलता रहा। फिलहाल अब जाकर राहत मिली है। अगली सुर्खी चुनाव से जुड़ी हुई। असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज पहली लिस्ट जारी की है। 88 कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान हुआ। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर विधानसभा सीट से टिकट मिला है। CM हेमंता बिश्वा शर्मा खुद जालुकबारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये उनकी परंपरागत सीट है। लिस्ट में कई पुराने विधायकों को दोबारा टिकट मिला है, साथ ही कुछ नए चेहरों को भी मौका मिला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की 111 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट भी निकाली गई है। इसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, कुछ ऐसे भी जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, कुछ नए नाम भी हैं। IPS अधिकारी राजेश कुमार को जगदल से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कौस्तुभ बागची को बैरकपुर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। अभिनेत्री से राजनेता बनी रूपा गांगुली को सोनारपुर दक्षिण से उम्मीदवार बनाया गया है और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता तापस रॉय मानिकतला से चुनाव लड़ेंगे। अभिनेत्री पापिया अधिकारी को टॉलीगंज से टिकट दिया गया है और एक नाम और है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी के भाई दिवेंदु को एगरा से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व सांसद निशीथ प्रमाणिक का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। 2024 में अपना लोकसभा चुनाव TMC के हाथों हार गए थे, अब उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। इससे पहले बीजेपी ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट निकाली थी। इसमें उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों और पश्चिमी जिलों की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।